नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों आज हायर पेंशन से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब हम करेंगे जहां पर जनता परेशान हो रही है और इसके ऊपर कुछ आंसर्स मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन जहां पर आपके फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करने वाले जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर दोस्तों आज मैं छोटा सा एक डिस्कशन करूंगा। कुछ 4 या 5 सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका जहां तक हो सके प्रैक्टिकल आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जो पहला सवाल मैं यहां पर ले रहा हूं, ये सवाल है कि भाई बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि जो पेंशन का मेन बेनिफिशियरी है वो अब मर चुका है और डिमांड लेटर इशू हो चुका है, तो क्या उनकी जो स्पाउस है उनको हायर पेंशन लेना चाहिए, उनको रिफंड का पैसा सरकार को वापस करना चाहिए। अब दोस्तों ये सिचुएशन बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने हायर पेंशन का एप्लीकेशन दिया था और उसका डिमांड लेटर इशू हो गया, लेकिन डिमांड लेटर के पैसे भरने से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है और अब उनकी स्पाउस इस विचार में पड़ी हुई है कि भाई क्या मुझे पैसा भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो यहां पर थोड़े से फैक्ट्स मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि भाई जब ऐसी केस आपके साथ हो जाती है तो आपको जो पैसा भरना है वो आपको पूरा भरना होगा जितना डिमांड लेटर में दिया है, लेकिन क्योंकि मेन बेनिफिशियरी की डेथ हो चुकी है तो स्पाउस को जो पेंशन मिलेगी वो हाफ मिलेगी। समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको 30 लाख रुपए का डिमांड लेटर आया और अगर आप 30 लाख रुपए भरेंगे तो आपको 40,000 रुपए की पेंशन शुरू होने वाली थी अगर मेन बेनिफिशियरी जिंदा होता तो, लेकिन क्योंकि मेन बेनिफिशियरी की डेथ हो चुकी है तो अब स्पाउस को सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही मिलेंगे जो कि हाफ होगा एक्चुअल हायर पेंशन अमाउंट का। अब दोस्तों अगर आप ये हाफ अमाउंट देखेंगे तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि हाफ अमाउंट के ऊपर वो जो 30 लाख रुपए आप भरेंगे वो आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों ये ट्रू है हर अमाउंट के लिए। अगर आपको डिमांड लेटर 3 लाख का आया हुआ है, अगर आपको डिमांड लेटर 10 लाख का आया हुआ है, 20 लाख का आया हुआ है, 40 लाख का आया हुआ है, तो किसी भी तरह से अगर आप हाफ पेंशन लेंगे तो आप वो पैसा कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और अगर आप वो कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो यहां पर जो ऊपर लिंक आ रहा है आप इसके ऊपर देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में दोस्तों मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसा वर्क करता है और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेन बेनिफिशियरी डेड हो चुका है और अगर ऑलरेडी हायर पेंशन शुरू नहीं हुई है, आपने पैसा नहीं भरा है, तो आपको ईपीएफओ को पैसा नहीं भरना चाहिए। ऐसा मेरा एनालिसिस रहा है क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर वही पैसा आप सही तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा और हो सकता है कि आपकी डेथ के बाद में वो पैसा आपके बच्चों को भी मिले। वही अगर दोस्तों हायर पेंशन के ऊपर डीए मिल रहा होता तो शायद बात अलग होती है, लेकिन क्योंकि हायर पेंशन एक फिक्स्ड अमाउंट है जो जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाएगा, मैं यहां पर ऐसे सब लोगों को सलाह देता हूं कि अगर आपके स्पाउस की डेथ हो चुकी है और आपको डिमांड लेटर आया तो आप उसको इग्नोर करें, उसके साथ ना जाए। अब दोस्तों जो दूसरा सवाल मुझे जनरली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई क्या हायर पेंशन के ऊपर डीए दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका बहुत आसान सा जवाब है नहीं। हायर पेंशन के ऊपर कोई भी डीए नहीं दिया जाएगा। जो भी पेंशन आपकी फिक्स हो जाएगी वही पेंशन आपकी जिंदगी भर चलेगी। फिर भले ही महंगाई आ जाए, देश में महंगाई आसमान छू जाए, आपकी पेंशन उतनी रहेगी, उसके ऊपर कोई भी डीए नहीं मिलने वाला। दोस्तों जो तीसरा सवाल लोग पूछते हैं वो ये होता है कि भाई क्या मिनिमम पेंशन जो आज 1,000 रुपए की ईपीएस में, क्या वो बढ़कर 7,500 रुपए होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके लिए बहुत सारी कोशिश की गई है, बहुत सारे लोग धरने पर बैठे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स को मिला है, लेकिन दोस्तों फरवरी 2024 में हायर मिनिमम पेंशन का अमाउंट 1,000 से बढ़कर 2,000 करने के लिए जो प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया था उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया जो ये पुख्ते तरीके से बता सके कि 1,000 रुपए से बढ़कर पेंशन 7,500 रुपए होने वाली है। तो दोस्तों मिनिमम पेंशन बढ़ने की आशा मुझे तो बहुत ही मिनिमम लगती है। और ये क्यों सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके लिए भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल में बनाया था, बिल्कुल आधा घंटा मैंने समझाकर बताया कि क्या सच में सरकार 7,500 की पेंशन दे सकती है, और दे सकती है तो क्यों कर सकती है। अगर आप वो आर्गुमेंट सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, या तो वीडियो के एंड में दोस्तों इसका मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आसान भाषा में बताया जाए तो आज तक की डेट तक जो भी डिसीजंस आए हुए हैं उसमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो एज ऑफ नाउ मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए ही है। अब दोस्तों जो चौथा सवाल यहां पर लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मुझे डिमांड लेटर मिला, मैंने डिमांड लेटर के पैसे भर दिए, लेकिन पैसे भर दिए मतलब मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया या मैंने डीडी दे दिया है, लेकिन अभी तक वो मेरे अकाउंट से पैसे कटे नहीं है, तो वो पैसे कब तक कटेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जनरली 1 से 1.5 महीने का समय ईपीएफओ ले रहा है चेक को कैश करने के लिए।
मैं हैदराबाद में रहता हूं और हैदराबाद में जो कुकटपल्ली ऑफिस है वहां पर मुझे अच्छी खासी जानकारी है कि भाई जितने लोगों ने उस ऑफिस में पैसे भरे हुए हैं उनको कम से कम 1 से 1.5 महीना लग रहा है उनके अकाउंट से पैसे कटने के लिए। अब हो सकता है ईपीएफओ के कुछ अंदर के रूल्स, उनको कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते होंगे और इतना सारा वॉल्यूम उनके पास आ रहा है, इतने सारे लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं, तो वहां पर समय लगता है। तो अगर आपने डिमांड लेटर का चेक डिपॉजिट कर दिया है या डीडी डिपॉजिट कर दिया और अभी तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपका चेक 3 से 4 महीने तक वैलिड रहता है और उतने समय में ईपीएफओ उस चेक को कैश जरूर कर लेगा। अब दोस्तों इसका जो छठवां अगला सवाल बनता है वो ये बनता है कि भाई जिस दिन से मेरा चेक कैश हो जाएगा तो उसके बाद कितना समय लगेगा मुझे एरियर्स मिलने के लिए और मुझे नया पेंशन ऑर्डर इशू करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हुए जहां पर एक साल हो गया है कि अब तक पैसे भरने के बाद 1 साल के बाद तक भी उनको नया पीपीओ इशू नहीं हुआ है, नया एरियस उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन जो भी ऑफिसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हैदराबाद का कुकटपल्ली ऑफिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो दोस्तों यहां पर यह बात देखी गई है कि जनरली पैसा कटने के 3 से 4 महीने के अंदर आपका नया पीपीओ इशू हो जाता है और आपको एरियस भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी केसेस होंगे जहां 6-6 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे केसेस पे क्या करना चाहिए, ये अगला सवाल बन जाता है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में प्रैक्टिकली जो सही सॉल्यूशन मुझे दिखता है वो ये होगा कि सबसे पहले तो आपको ईपीएफओ ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ईपीएफओ ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल तो दोस्तों एक वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट पे आपको जाना है और उसका लिंक दोस्तों मैं यहां पर आपको नीचे दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं आपके सुविधा के लिए मैं लिंक दिखा रहा हूं, आप इस वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अपना एक ग्रीवियंस लॉन्च कीजिए, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए, आप बताइए कि भाई मैंने पैसे भर दिए थे फिर भी मेरा क्यों इशू नहीं हुआ। तो दोस्तों डेफिनेटली 15 से 20 दिन के अंदर आपको ग्रीवियंस का रिप्लाई आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना है, वहां पे 10 से 15 रुपए का एक आरटीआई का मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन का एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को लीजिए, उस फॉर्म को भरिए, उसमें अपने पूरी डिटेल्स दीजिए और पुख्ता तरीके से सवाल पूछिए कि भाई मेरा अभी तक पीपीओ क्यों नहीं इशू हुआ और होगा तो कब होगा, मुझे एरियस कब मिलेगा। ये क्लियर आप सवाल पूछिए और जमा कर दीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन की एक खास बात यह है कि 15 दिन के अंदर ईपीएफओ को आपको कोई ना कोई जवाब देना होगा और पुख्ते तरह से दोस्तों आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसके बजाय कि आप घर में बैठे और टेंशन लेते रहे कि भाई 1 साल हो गया मैंने पैसा दे दिया, 6 महीने हो गए मैंने पैसा दे दिया, मुझे पीपीओ नहीं बना, आप एक्शन लीजिए। आप ईपीएफओ ऑफिस जाइए, वहां पर एक छोटा सा आरटीआई का फॉर्म भर दीजिए और आरटीआई भरने के बाद में ईपीएफओ के ऑफिशियल्स बाध्य हो जाएंगे आपको उत्तर देने के लिए और वो उत्तर मिलने के बाद दोस्तों आपको जो नेक्स्ट एक्शन लेना है आप लेने के लिए फ्री हो सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पर ये नहीं दिख रहा है कि उनके फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो गए। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा केस हुआ था कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया पर रीजन नहीं पता चला, उन लोगों को दोस्तों मैंने गाइड किया था कि अगेन आप ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल पे जाइए, एक ग्रीवेंस डालिए और देखिए क्या आपको ईपीएफओ रिस्पॉन्ड करता है। तो दोस्तों मजे की बात यह कि ईपीएफओ ने उनको रिस्पॉन्ड किया है और बहुत डिटेल में बताया है कि भाई आपका जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है और उसके लिए रीजंस के साथ डॉक्यूमेंटेशन भी उनको प्रोवाइड किया गया है। अगर समझ लीजिए किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स की वजह से अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसका दोस्तों पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया हुआ है। वो जो लेटर उन्होंने किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को भेजा होगा वो भी ईपीएफओ ने लोगों को दिया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल के ऊपर आप डालेंगे कोई कंप्लेंट तो इमीडिएट सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा टाइम उसको भी लगता है, 15 से 20 दिन का समय उसको देना चाहिए। अगर उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली ईपीएफओ ऑफिस जाके एक आरटीआई जरूर फाइल कीजिए। और मैं आपको बता दूं आरटीआई एक बहुत बढ़िया टूल है जिसकी वजह से जब आप आरटीआई भरते हैं तो ईपीएफओ ऑफिशियल बाध्य हो जाते हैं लॉ से कि आपको 15 दिन के अंदर उसका उत्तर दे। तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो गया, इसके लिए आप ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप आरटीआई फाइल करने का रास्ता भी आप चुन सकते हैं। अगर आपका एरियस नहीं इशू हो रहा, अगर आपका पीपीओ नहीं इशू हो रहा तो इसके लिए भी दोस्तों आप आरटीआई और ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा जरूर। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो था, कुछ 8 से 9 सवाल जो बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे कमेंट्स में आ रहे थे उसको दोस्तों मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपके काम का रहा होगा। इन सवालों से आपको एक छोटा सा मार्गदर्शन हुआ होगा कि भाई किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह से पैनिक ना करें।
हो ये रहा है कि क्योंकि ईपीएफओ बहुत स्लो काम कर रहा है और उनकी अपनी अलग मजबूरी है, उनको लोड ज्यादा हो गया, उनके पास स्टाफ की कमी है, ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे आती है। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि बहुत सारे ईपीएफओ ऑफिशियल्स या उनके जो स्पाउस हो या उनके फैमिली मेंबर्स हो, वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो नीचे कमेंट में डालते हैं कि भाई आप इतना ईपीएफओ को ब्लेम मत कीजिए, उनके पास भी काम बहुत ज्यादा है, उनके पास स्टाफ की बहुत कमी है और इसलिए शायद टाइम हो रहा है। तो दोस्तों बेनिफिट ऑफ डाउट उनको भी देना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरह से कोशिश कर रहा है कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे और इसमें ईपीएफओ ऑफिशियल्स भी अपना रोल निभा रहे होंगे। लेकिन हो सकता है कि ऊपर से जो डायरेक्शंस आ रहे हैं वो आम जनता के फेवर के ना हो। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है ये तो आम जनता को सोचना है, लेकिन एक छोटे से क्लर्क को या एक छोटे से ऑफिसर को यहाँ पर परेशान करके नहीं चलेगा। आपको भी दोस्तों संवैधानिक तरीके से इसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना होगा और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि आप ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल का यूज कीजिए, आप आरटीआई के अपने हक को यूज कीजिए, क्योंकि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट दिया गया, उसको आप यूज कीजिए और इससे दोस्तों आपको सॉल्यूशन आ सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि भाई हम तो उस शहर में नहीं है जहां पर हमारा ईपीएफओ ऑफिस सिचुएटेड है, हम हमारे बच्चों के साथ कहीं और रहते हैं। तो दोस्तों आपके कोई दोस्त तो वहां पर होंगे, तो आरटीआई की खासियत यह है कि आपका दोस्त भी आपके लिए इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही अपनी इंफॉर्मेशन पूछे। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त उस शहर में है तो उसको बोलिए आपके नाम पर आरटीआई डाले, या अगर आप ग्रुप में आरटीआई डालना चाहे तो एक ही आरटीआई में आप 5-6 लोगों का नाम लिखकर भी डाल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उस शहर में रहता है जहां पर ईपीएफओ ऑफिस आपका सिचुएटेड है और आपके 4-5 दोस्त बाहर है, तो एक ही व्यक्ति 4-5 लोगों के लिए एक ही आरटीआई में एप्लीकेशन डाल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो डिस्कशन है आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, और अगर आपको इस डिस्कशन से वैल्यू मिली है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, अगर मेरे पास उसके सॉल्यूशन है, मैं कुछ ट्रायल एंड एरर करके अगर एक्सपेरिमेंट करके उसका आंसर ढूंढ सकता हूं तो जरूर ढूंढूंगा, और आपकी जितनी सुविधा कर सकूं उतनी सुविधा करने के लिए दोस्तों मेरा प्रयास यहाँ पर बना रहता है। तो दोस्तों वैल्यू एडिशन आपका चैनल है, आपके सुविधा के लिए बनाया हुआ है, तो अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह के जो अपडेटेड वीडियो बनाता हूं इसका नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके, उनको भी कुछ सवालों के जवाब मिल सके। तो आइए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।